1925 में कश्मीर का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। उनका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह बहुत ही मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते थे, जैसे बाकी राजा भी किया करते थे। राजा हरि सिंह बेशक से हिंदू थे, लेकिन वो घाटी की लगभग 70% मुस्लिम जनता पर राज करते थे। इंडिया में ये काम वल्लभ भाई पटेल को दिया गया कि इन रियासतों का विलय भारत में करा दें, क्योंकि हर रियासत के पास 3 ऑप्शन थी, या तो वो भारत में विलय कर दें, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर इंडिपेंडेंट होकर अपना देश खुद बना लें। जम्मू कश्मीर न्यूट्रल रहना चाहता था, क्योंकि राजा हरि सिंह एक डिलेमा में थे कि अगर वो पाकिस्तान में विलय करते हैं तो एक इस्लामिक कंट्री एक हिंदू राजा को शासन नहीं करने देगी, और अगर भारत में विलय किया तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने पर वो अपनी राजगद्दी को खो देंगे। Pakistani forces, go back, go back. We want freedom. 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 Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. ये वीडियो कुछ दिन पहले पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन की है, जहां पर आम जनता यूएन की ऑब्जर्वर टीम की कार को रोकते हैं और अपना प्रोटेस्ट दिखाते हैं। वो आजादी की बात कर रहे थे। कश्मीर की यही कहानी है, फिर चाहे बात उस कश्मीर की हो जो इंडिया के पास है, या फिर उस कश्मीर की हो जो पाकिस्तान के पास है। कश्मीर का मुद्दा हमारी इंडिपेंडेंस से पहले शुरू हुआ था, और आज 75 साल पूरे होने तक भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। कश्मीर की हिस्ट्री को हम हर डायमेंशन के साथ डिस्कस करेंगे, और कश्मीर की इस हालत के पीछे क्या क्या वो रीजन है, हम वीडियो के 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके इस छोटे से एक्शन से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। कश्मीर के इतिहास को देखें तो ये कभी स्टेबल स्टेट में रहा ही नहीं। पहले यहां पर मौर्यन डायनेस्टी के राजा अशोक ने 304 से 232 बीसी तक रूल किया। फिर कुषाण डायनेस्टी ने यहां पर राज किया, जिसमें कनिष्क ने यहां पर बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, बल्कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई। उसके बाद कई हिंदू डायनेस्टीज ने यहां पर रूल किया। फिर 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच शाह मीर ने यहां पर इस्लाम को लाया। 1586 में कश्मीर के ऊपर मुगलों का रूल शुरू होता है। फिर अफगान की दुरानी डायनेस्टी कश्मीर को 1751 में कैप्चर करती है, और 1819 में सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह कश्मीर को जीतकर अपने राज्य पंजाब का हिस्सा बना लेते हैं। इस वक्त तक ब्रिटिशर्स भारत के कई रियासतों को अपने कंट्रोल में कर चुके थे, और अब पंजाब की बारी थी। और इसीलिए 1846 में एंग्लो सिख वॉर हुई, जिसमें सिख हार गए, और कश्मीर में ब्रिटिशर्स ने जम्मू की डोगरा रियासत के राजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में दे दिया। ये वही गुलाब सिंह है जिन्होंने इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। यहां से एक बार फिर हिंदू राजा का शासन शुरू होता है, और 1925 में कश्मीर का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। उनका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह बहुत ही मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते थे, जैसे बाकी राजा भी किया करते थे। राजा हरि सिंह बेशक से हिंदू थे, लेकिन वो घाटी की लगभग 70% मुस्लिम जनता पर राज करते थे। शेख अब्दुल्ला कश्मीर घाटी से ही थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में एमएससी पास आउट थे। 1930 के बाद जब कश्मीर में उन्होंने देखा कि हायर जॉब्स सिर्फ हिंदू कम्युनिटीज के लिए ही हैं, तो उन्होंने 1931 में राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करवा दिए। क्योंकि कश्मीर घाटी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, तो धीरे धीरे शेख अब्दुल्ला घाटी में पॉपुलर लीडर बन रहे थे, और 1938 में वो अपनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी रखते हैं। दूसरी ओर क्विट इंडिया मूवमेंट रफ्तार पकड़ रहा था, तो यहां पर शेख अब्दुल्ला घाटी के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए थे, जो मोनार्क सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। इस दौरान चाइना में राजशाही के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन्हें यूएसए ने फुल सपोर्ट दिया, और राजा के बाद वो चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। लेकिन जब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सत्ता बनाती है, तो अब यूएसए को एशिया में कोई दूसरा विकल्प ढूंढना था, एक सेकंड ऑल्टरनेटिव ढूंढना था। इसीलिए वो इनडायरेक्टली ब्रिटेन की
कॉमनवेल्थ गेम्स को प्रमोट करते हैं ताकि उन्हें कोई नया देश मिल जाए और वहां पर वो न्यू रिसोर्सेज को यूज कर सके। याद कीजिए, ये वही टाइम है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद बहुत से देशों की कमर टूट गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहे थे और सबसे बड़ी बात, एशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ नाम का ही था। तो यूएसए को ये बहुत बड़ी मार्केट लगती थी, इसीलिए वो चाहता था कि यहां पर वो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपेंड करे, लेकिन इसके लिए वो यहीं के रिसोर्सेज यूज करना चाहता था ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। यूएसए की इस कहानी को याद रखिएगा क्योंकि ये कहानी हमारे कुछ टाइम बाद काम आने वाली है। अभी फिलहाल 1947 की बात करते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। ब्रिटिश प्रोविंसेस को तो सीधा या तो पाकिस्तान में या इंडिया में शामिल कर दिया गया था, लेकिन लगभग 565 रियासतें ऐसी भी थीं जहां पर राजाओं का शासन था, लेकिन ब्रिटिशर्स वहां पर इनडायरेक्टली रूल किया करते थे। सभी का मानना था कि अगर पार्टीशन होना ही है तो 1947 से पहले ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक बॉर्डर की क्लैरिटी हो जानी चाहिए। इंडिया में यह काम वल्लभ भाई पटेल को दिया गया कि इन रियासतों का विलय भारत में करा दें, क्योंकि हर रियासत के पास 3 ऑप्शन थी, या तो वो भारत में विलय कर दें, या तो पाकिस्तान में मिल जाएं, या फिर इंडिपेंडेंट होकर अपना देश खुद बना दें। वल्लभ भाई पटेल ने 15 अगस्त से पहले ही उन सभी रियासतों का भारत में विलय करवा दिया जिन्हें भारत में होना चाहिए था। बस 2-3 ही रियासतें थी जिनके साथ सख्ती से विलय करवाया गया, जिसमें साउथ इंडिया की त्रावणकोर जो आज का केरला है, जूनागढ़ जो आज के गुजरात के कच्छ एरिया में था, और हैदराबाद जहां का नवाब पाकिस्तान में विलय होने की बात कर रहा था। इन तीनों को आजादी के बाद जैसे कैसे भारत में शामिल कर दिया गया, और जबकि जम्मू कश्मीर न्यूट्रल रहना चाहता था, क्योंकि राजा हरि सिंह एक डिलेमा में थे कि अगर वो पाकिस्तान में विलय करते हैं तो एक इस्लामिक कंट्री एक हिंदू राजा को शासन नहीं करने देगी, और अगर भारत में विलय किया तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने पर वो अपनी राजगद्दी को खो देंगे। लेकिन जब पाकिस्तान को बनाने की सोच रखी थी तो वहां पर कश्मीर को नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस के रूप में देखा गया था। जिन्ना कश्मीर को अपना समझते थे क्योंकि वहां की 70% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम थी, इसीलिए उन्होंने देरी ना करते हुए डॉगलस ग्रेसी को, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे, उनको ऑर्डर दिया कि वो कश्मीर पर पाकिस्तानी आर्मी को भेजे। लेकिन ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के वक्त ही दोनों देशों में लड़ाई हो, तो कुछ टाइम के लिए दोनों देशों के कमांडर इन चीफ ब्रिटिशर्स ही थे और इंडिया में उसी ऑफिस को माउंटबेटन संभाल रहे थे, और इसीलिए ग्रेसी ने आर्मी भेजने से मना कर दिया। लेकिन जिन्ना कहां चुप बैठने वाले थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से पश्तूनी कबीलों को यह काम सौंपा, और कुछ बुक्स में इसके प्रूफ भी दिए हैं कि उन कबाइलों को पाकिस्तान आर्मी ने ही ट्रेन किया था, और कुछ पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल सिविल ड्रेस में उनको मॉनिटर भी कर रहे थे। जब ट्राइबल आर्मी श्रीनगर को घेर बैठती है, तब राजा भागकर जम्मू पहुंचते हैं और वहां से भारत सरकार से हेल्प मांगते हैं। लेकिन माउंटबेटन का मानना था कि जब तक कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है तब तक इंडिया कश्मीर की हेल्प नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो एक इंटरनेशनल वॉर डिक्लेयर हो जाएगी और इंडिया किसी भी इंटरनेशनल वॉर करने की हालत में नहीं है। इसीलिए राजा रातों रात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हैं और इंडिया अपनी आर्मी को बाई एयर श्रीनगर भेजती है। ये लड़ाई जारी रही क्योंकि पाकिस्तान का मानना था कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जोर जबरदस्ती से करवाया गया था, इसीलिए उन्होंने ये लड़ाई नहीं रोकी और 1 जनवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के पास ले जाते हैं। कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू को इस स्टेप के लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अगर ये मुद्दा यूएन नहीं पहुंचा होता तो इतना लंबा नहीं खिंचता। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हमारा देश नया नया आजाद हुआ था और इस वक्त हम पहले से ही कुछ प्रिंसली स्टेट्स पर प्रेशर बना रहे थे, जैसे कि हैदराबाद, और जियोपॉलिटिक्स बनाए रखने के लिए शायद जवाहरलाल नेहरू को यह कदम उठाना पड़ा हो। आज हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को यहीं स्टॉप करते हैं और सेकंड पार्ट में हम यहीं से इस हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। हम कश्मीर की हिस्ट्री को जियोपॉलिटिक्स के साथ जोड़कर देखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि जो कुछ हुआ है या जो कुछ हुआ था उसके पीछे रीजंस क्या क्या थे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।